नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक मालविया। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टॉकबिज में। दोस्तों, मैं आपके सामने आज ऐसी कंपनी लेके आया हूं जिसके ऊपर प्रमोटर की होल्डिंग 74% से ज़्यादा है और यह कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है। इस कंपनी का मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बताने वाला हूं। कंपनी किस फील्ड में काम करती है, कंपनी के ग्राहक कौन कौन से हैं और कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, Q1 Q2 के नंबर किस प्रकार से आए हैं। इसके साथ ही मैं कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस भी करके बताऊँगा और आपको टेक्निकल चार्ट के आधार पर भी इसका ओवरव्यू बताऊँगा कि एक्चुअल आने वाले समय में इस कंपनी में किस प्रकार का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, ताकि आप अपने वॉच लिस्ट में इस स्टॉक को रखें और इसके ऊपर एनालिसिस कर सकें। तो सबसे पहले आपका एक बार फिर स्वागत है स्टॉकबिज में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भारतीय कंपनी की जो खेतों से लेकर फैक्ट्रियों तक पूरी दुनिया में अपना सामान बेचती है। इसका नाम है शारदा कॉर्पोरेशन। जी हाँ दोस्तों, शारदा कॉर्पोरेशन यह वही कंपनी है जो एग्रीकल्चर में काम करती है। अब सवाल ये है, ये कंपनी आखिर क्या करती है, इसके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अगर हमें कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना होता है तो सबसे पहले उसका बिजनेस मॉडल देखना चाहिए कि एक्चुअल कंपनी क्या काम कर रही है और कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। कंपनी का बिजनेस मॉडल जितना अच्छा और जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, आने वाले समय में उस स्टॉक में उसकी उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इसको पूरी आसान भाषा में समझते हैं। नंबर 1 पॉइंट है इसका, शारदा कॉर्पोरेशन का असली बिजनेस क्या है। तो शारदा कॉर्पोरेशन 2 तरह के सामान दुनिया भर में एक्सपोर्ट करती है। पहला है एग्रो केमिकल बिजनेस और दूसरा प्रोडक्ट है इसका नॉन एग्रो प्रोडक्ट्स। ये दोनों ही काम शारदा कॉर्पोरेशन करती है। अब एग्रो केमिकल्स में नाम आते हैं यहाँ पे, एग्रो केमिकल्स की जहाँ पे बात आती है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे खेती से संबंधित बात होने वाली है। यानी खेतों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ, जैसे फंगिसाइड्स जो फसल को फंगस से बचाने के काम में आती है दवाई। इसके बाद ही है हेर्बिसाइड, यानी कि घास फूस को ख़त्म करने में यूज़ होने वाली जो दवाई है वो है। और तीसरी है इंसेक्टिसाइड, यानी कि कीड़े मकोड़ों को नष्ट करने में यूज़ होने वाली दवाई। तो ये तीनों प्रकार की दवाइयाँ जो बनाने का काम करती है वो है शारदा कॉर्पोरेशन। अब इन तीनों कैटेगरी में कंपनी फार्मूलाज और जेनेरिक केमिकल्स बनवा कर बेचती है। अब यहाँ पे बात आती है फाइनेंशियल ईयर 2025 की दूसरी तिमाही में कंपनी की कुल बिक्री का 82% का हिस्सा इसी एग्रो केमिकल से आया है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 Q2 के जो नंबर अभी अनाउंसमेंट किए कंपनी ने, तो इसका ज़बरदस्त रिजल्ट देखने में आया था। लेकिन रिजल्ट के बाद भी स्टॉक के अंदर भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। अब गिरावट के बाद ऐसा लगता है कि स्टॉक जो है यहाँ से संभलने की कोशिश कर रहा है। इसको मैं आपको टेक्निकल चार्ट में पूरा ही बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आप आखिर तक के बने रहिए। सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अब यहाँ पे नंबर 2 का जो इसका पार्ट है नॉन एग्रो प्रोडक्ट्स, जो ये कंपनी बनाती है, यानी खेत के बाहर भी बड़ा बिजनेस यह कंपनी चला रही है। अब कंपनी सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि नॉन एग्रो चीज़ें भी बनाती है और बेचती है, जैसे कि कन्वेयर्स बेल्ट्स, रबर बेल्ट्स, डैश और डैश इंटरमीडिएट्स। ये काम जो है ये कंपनी बना के बेचती है। ये सामान अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में खूब बिकता है, यानी कि इंडिया ही नहीं विदेशों में भी इसके प्रोडक्ट की भारी भरकम डिमांड है। अब फाइनेंशियल ईयर 2025 Q2 में इस सेगमेंट का योगदान जो था वो 18% रहा। यानी कि जो पहले मैंने आपको बिजनेस बताया था उसके अंदर कंपनी ने 82% का योगदान निकाला, और उसके बाद जो ये वाला था सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट, इसके अंदर कंपनी ने 18% का योगदान यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा पीछे जाते हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में गिरावट यहाँ पे जो हुआ था उसके बारे में समझते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी की रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूशन के पास पुराने स्टॉक्स ज़्यादा थे। यानी कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स थे वो पहले से ही रखे हुए थे, जिसके कारण उसकी बिक्री कम हुई। अब बाज़ार में केमिकल की कीमतें गिर गई, क्योंकि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स बना लिए, लेकिन पहले से ही जो इसके होलसेलर थे, यानी कि जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनके पास पहले से प्रोडक्शन था। लेकिन कंपनी ने जो बनाया, लेकिन कंपनी की अब क्या हुआ कि डिमांड कम हो गई, क्योंकि पहले से प्रोडक्ट था। इसके कारण इसका जो असर था इसके फाइनेंशियल ईयर 2024 में पड़ा। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने ज़बरदस्त वापसी की।
अब यहाँ पे Q2 का स्ट्रॉन्ग कमबैक देखने को मिला, तो यहाँ पे 34% का रेवेन्यू ग्रोथ में यहाँ पे उछाल आया। इस बार कंपनी ने पूरा की पूरा गेम जो था वो पलट दिया। इसके अंदर देखें तो वॉल्यूम के अंदर 20% से ज़्यादा की वृद्धि देखने को मिली। एग्रोकेमिकल की डिमांड में देखें तो 24% ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आई। अब यहाँ पे प्राइस में देखते हैं तो प्राइस के अंदर भी धीरे धीरे तेज़ी देखने में मिली। अब कुल मिला के इसका जो राजस्व की बात करते हैं तो इसका राजस्व जो था ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 34% उछलता हुआ नजर आया, यानी कि शानदार तेज़ी यहाँ पे बनती हुई नजर आई। अब जो आगे बात आती है कि दुनिया भर में कंपनी की बिक्री कहाँ होती है, क्योंकि ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर ये जो कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या इंडिया में ही बेचती है या इंडिया के बाहर भी बेचती है। अगर मान लो कि कंपनी इंटरनेशनल मार्केट से बिजनेस लेके आ रही है तो आप समझ सकते हैं यहाँ से इसमें एक बड़ा मोटा मुनाफे की बात सामने आती है। तो यहाँ पे एग्रोकेमिकल में बात करते हैं तो यूरोप में 64% यानी सबसे बड़ा मार्केट ये यूरोप से उठाता है। इसके बाद ही नाफ्टा से 20% और लाटाम से 9%, बाकी दुनिया से 7% ये योगदान लेता है, और यानी यूरोप कंपनी का सबसे बड़ा ग्राहक है, ये आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे इसका जो दूसरा प्रोडक्ट है जो है नॉन एग्रो प्रोडक्ट्स, तो उसमें नाफ्टा जो है वो 65% का हिस्सा रखता है, वहीं पे यूरोप का 17%, लैटाम का 5% और अदर का जो है वो 13% का यहाँ पे योगदान देखने में आता है जो बिक्री में है। यानी कि कंपनी दोनों ही प्रोडक्ट में शानदार तरीके से अपना बिजनेस फैलाए हुए है। अब इस कंपनी का बिजनेस मॉडल इसे यूनिक बनाता है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपनी एसेट लाइट मॉडल पर काम करती है। कंपनी अपनी खुद फैक्ट्रियाँ नहीं लगाती, ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर मान लो कि ये कंपनी अगर खुद की फैक्ट्री लगाए तो आप समझ सकते हैं कि उसको वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब ये क्या करती है कि दूसरी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट दे देती है, तो वहाँ से ज़्यादा कि इसके पास में रेवेन्यू आता है, उसकी मार्जिन को ज़्यादा मिल जाती है। अब ये जेनेरिक मॉलिक्यूल्स को ढूंढती है, उनकी डोजेस तैयार करती है और रजिस्ट्रेशन वहाँ से लेती है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग और आउटसोर्स करके देती है। यानी क्या होता है यहाँ पे कि खर्चा कम होता है, उस कंपनी को यहाँ से मार्जिन अच्छा मिल जाता है और दुनिया भर में तेज़ी से ये प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर पाती है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन जो है ये इसकी असली ताकत होती है। वो किस प्रकार से होती है कि अभी कंपनी के पास कुल 2934 रजिस्ट्रेशन है और 1034 जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रोसेस में है। यानी कि इसमें 50% जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी प्रोसेस में, अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं तो ये कंपनी के लिए और ज़्यादा प्रॉफिटेबल वाली बात होगी। अब मान लो कि अगर अभी तो इसके 2934 रजिस्ट्रेशन है और अगर इसके अंदर और 1034 ऐड हो जाते हैं तो ये कंपनी के लिए और अच्छा बिजनेस मार्केट से उठाएंगी। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में रजिस्ट्रेशन ही सबसे बड़ा यहाँ पे हथियार होता है। जितने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ये प्रॉफिट वाली बात बनती है। जितना ज़्यादा रजिस्ट्रेशन उतनी ज़्यादा मार्केट में पहुँच होती है। अब आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आप मानिए कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जोमेटो है, स्विगी है, जैसी जो कंपनी है जिससे आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते होंगे या बाकी प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं, तो जोमेटो हो गया या स्विगी हो गया खुद पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह नहीं बनाती है। ये अपने अलग अलग इसने फ्रेंचाइजी दे के रखी है, अलग अलग स्टोर को, अलग अलग रेस्टोरेंट्स को, वहाँ से उनको ऑर्डर देती है और वहीं से ऑर्डर का जो परसेंटेज है वो स्विगी या जोमेटो जैसी कंपनियां कमाती है और जो बाकी जो इसकी रेस्टोरेंट है वही प्रोडक्शन करती है, उसके बाद बेचती है। तो इस प्रकार से समझिए कि जो सादा कॉर्पोरेशन है ये अपना माल को तैयार करती है और इसने अलग अलग एक स्टोर डाल के रखे हैं, उन स्टोर पे ये अपना प्रोडक्ट दे देती है। तो जितने ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे उतनी ज़्यादा यहाँ पे बिक्री होंगी और उतना ज़्यादा यहाँ पे मुनाफा बनते हुए देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा कि मार्केट में इसके ज़्यादा क्लाइंट बनते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात कर लेते हैं तो 80 देशों में इसकी मौजूदगी है। जो कंपनी के पास में अगर देखें तो 525 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 500+ स्टॉफ सेल्स के स्टॉप है और 80+ देशों में इसकी उपस्थिति है। यानी नेटवर्क इतना बड़ा है कि प्रोडक्ट्स खुद ब खुद इसके बिकते रहते हैं। यानी कंपनी निवेश कर रही है तो इसका फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने रजिस्ट्रेशन पर 420 करोड़ का खर्चा किया था और H1 FY25 में 155 करोड़ और लगाए।
तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कंपनी का गाइडेंस है कि 400 से लेकर 450 करोड़ रजिस्ट्रेशन पर इन्वेस्टमेंट करेंगी और ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ में यहाँ पे कंपनी को मदद मिलेंगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि इनकम टैक्स का यहाँ पे नोटिस है, तो ये एक थोड़ी चिंता की विषय है कि कंपनी में 2 बार इनकम टैक्स की डिमांड आई है, जो कि 79 करोड़ जो मार्च 2024 में और 101 करोड़ ये था मई 2024 में आया। कंपनी ने इस पर अपील कर दी है, तो ये अगर अपील इसकी पक्ष में आती है कंपनी के पक्ष में, तो ये कंपनी के लिए एक ग्रीन सिग्नल होगा, तो यहाँ पे फिर शेयर के ऊपर भी इसका असर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का टारगेट क्या है। तो कंपनी का जो गाइडेंस है वो रेवेन्यू ग्रोथ को 15% से 18% पे लेके जाना है और एबिटा जो है इसका 15% से लेके उसको 18% तक के लेके जाना है। मतलब कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2025 में काफ़ी उम्मीदें लेके चल रही है। अब यहाँ पे आप इसको समझिए कि सादा कॉरपोरेशन एक इंडियन कंपनी है जो पूरी दुनिया में खेती की दवाइयाँ और इंडस्ट्रियल बेड्स एक्सपोर्ट करती है, यानी कि ये अपने जो प्रोडक्ट्स है जो विदेशों में एक्सपोर्ट कर रही है, बेच रही है। कंपनी का मॉडल एसेट्स लाइट्स, यानी वो मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करती है और खुद रजिस्ट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान देती है। अब फाइनेंशियल ईयर 2024 में गिरावट के बाद फाइनेंशियल ईयर 2025 में धमाके की तरह कमबैक यहाँ पे किया है। आपने देखा होगा कि सादा कॉर्पोरेशन के नंबर इस बार काफ़ी शानदार आए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी स्टॉक के अंदर करेक्शन देखने को मिला था। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में वॉल्यूम पर प्राइसिंग दोनों में ही ग्रोथ देखने को मिली है। अब कंपनी फ्यूचर में 15 से लेकर 18% की ग्रोथ का टारगेट लेके चल रही है। अगर मान लो कि ये ग्रोथ को कंप्लीट कर देती है तो कंपनी के लिए एक शानदार साइन देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी का मार्केट कैप क्या है, कंपनी के ऊपर डेप्थ कितना है, कर्जा कितना है और कंपनी का पी रेशो क्या है, कंपनी के ऊपर प्रमोटर की होल्डिंग क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं शारदा कॉर्पोरेशन का जो मार्केट कैप है, आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का मार्केट कैप 7,763 करोड़ है और करंट प्राइस देखते हैं तो इस समय स्टॉक जो है ये 862 रुपये पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। कंपनी का 52 वीक का हाई और लो देखते हैं तो यहाँ पे अगर देखें तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा रिटर्न दिया है एक साल में, यानी कि इसका जो लो था ये 440 का था और हाई जो लगा इसे 1,181 करोड़ का था। अब आप स्टॉक का पी देख सकते हैं तो 17.2 के पी पे स्टॉक काम कर रहा है, यानी कि स्टॉक का अच्छा नज़र आता है। बुक वैल्यू देखें तो स्टॉक यहाँ पे बुक वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 297 की इसकी बुक वैल्यू है। लेकिन डिविडेंड यील्ड देखते हैं तो 1.04% का डिविडेंड यील्ड है। ROCE 16.5% पे है, वहीं पे ROE देखें तो इसका 12.6% पे देखने को मिलता है। लेकिन एक बार देखेंगे कि इसकी जो फेस वैल्यू है 10 पे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है, कहने का मतलब ये है कि कंपनी एक शेयर के ऊपर 17.2 रुपीज़ कमा रही है और प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तो 2.91 की निकल के आती है। डेब्ट टू इक्विटी यहाँ पे कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। कब सबसे एक इंपॉर्टेंट बात होता है कि कंपनी ज़्यादा कर्जे में तो नहीं है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी के ऊपर सिर्फ मामूली सा कर्जा है जो कि 396 करोड़ का कर्जा है। अगर इसका मार्केट कैप देखें तो 7,763 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, उसके सामने में इसका एक मामूली सा डेप्थ है। वहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि इसका अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर पे कंपनी जो है 50.1 रुपीज़ कमा रही है। वहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसके ऊपर प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, तो 74.8% इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कंपनी का निकला है वो 452 करोड़ का है और इंडस्ट्रियल पीस जो है वो 29.8 के इंडस्ट्रियल पी पे कंपनी काम करते हुए दिखाई दे रही है। अगर देखें तो कंपनी ने जो अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 52 वीक का, वो था 1,180 का। तो यहाँ पे हाई यहाँ पे लगा, उसके बाद आप देखने को मिलेगा कि स्टॉक के अंदर करेक्शन आया और स्टॉक नीचे देखने को मिला। उसके बाद कहीं ना कहीं स्टॉक ने यहाँ पे अपना सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बनाने के बाद वापस से स्टॉक के अंदर तेजी आई। लेकिन आपको जो रेड कैंडल देखने को मिल रही है, इस रेड कैंडल
के दिन यहाँ पे कंपनी ने अपने FY25 Q2 के नंबर अनाउंसमेंट किए। उसके बाद से स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, यानी कि जिन लोगों ने स्टॉक में पहले निवेश किया होगा तो उनको लगा कि मेरा पैसा यहाँ पे अच्छा बन चुका है, कंपनी के नंबर अच्छे आए हैं, तो उन्होंने अपना पैसा वहाँ से निकालना चालू कर दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टॉक अच्छे रिजल्ट के बाद भी स्टॉक के अंदर गिरावट आती है। वो ये ऐसा होता है कि सेल ऑन न्यूज़ वाला पैटर्न यहाँ पे बन जाता है। तो अच्छे रिजल्ट पे भी कभी स्टॉक के अंदर हमें फॉल देखने को मिलता है। तो जिस प्रकार का आपको यहाँ पे देखने को मिला कि एक पैटर्न यहाँ पे बनाया था सादा कॉर्पोरेशन ने, उसके बाद एक हाइक देखने को मिला, उसी प्रकार का एक यहाँ पे सपोर्ट भी बनते हुए नज़र आ रहा है। अब इसके बाद आज देखने को मिला कि सादा कॉर्पोरेशन ने पिछले कुछ दिनों का हायर हाई यहाँ पे फॉर्मेशन किया, और यहाँ पे देखो इसका जो लो बना था ये पिछले लो से हमेशा ऊपर की ओर मूवमेंट करते हुए देखने को मिल रहा था। तो इस बार इसने क्लोजिंग काफ़ी अच्छी दी है। आप देखेंगे तो इसके अंदर ब्रेकआउट भी एक अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ब्रेकआउट के बाद ऐसा लगता है कि स्टॉक के अंदर यहाँ से हमें एक अपसाइड का पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक जो है आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। हो सकता है कि स्टॉक के अंदर आने वाले कुछ दिनों में कुछ अच्छे लेवल देखने को मिले जिनको आप अपने वॉच लिस्ट में रखते हैं, तो आपको यहाँ पे अच्छा मूव भी आते हुए दिखाई दे सकता है। आप इस प्रकार से इसको एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये स्टॉक जो है 863 पे क्लोज हुआ है। अगर और आप इसमें सपोर्ट के रूप में एक नीचे वाला जो लेवल है, इस लेवल को आप मेंशन कर सकते हैं जो तकरीबन 800 के आसपास का बैठेगा, या चाहो आप तो नीचे का जो लेवल जो इसका निचला पॉइंट चल रहा है जहाँ पे स्टॉक ने काफ़ी टाइम पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है, स्टॉक ने वहाँ से उठा है, वहाँ से तेज़ हुआ है, तो यहाँ पे आप इस लेवल के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में आपको ये स्टॉक के अंदर थोड़ा अप पोटेंशियल आपको देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को जो है आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करके रखिए, ताकि और आप बताइए कि आने वाले समय में इस स्टॉक के अंदर क्या मोमेंटम आ सकते हैं, स्टॉक कहाँ से तक जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो और उसके लेवल्स आप मुझे कमेंट पे भी मेंशन कर सकते हैं, और जल्दी मैं इसके ऊपर एक और अपडेट लेके आऊँगा ताकि ये जानकारी आपको पता चले। उसके अंदर कौन कौन से टेक्निकल एनालिसिस हमें करना चाहिए, कौन कौन से मूविंग एवरेजेस है या आरसा या MACD, इसका कॉम्बिनेशन किस प्रकार से करना चाहिए, वो सारा कुछ हम पैटर्न आगे सीखेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि स्टॉक के अंदर जो अपसाइड का डायरेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो आप इसको इस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आपको आने वाले समय में स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा पोटेंशियल ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिस प्रकार से स्टॉक जो है वो हाई हाई पैटर्न को फॉर्मेशन करते हुए नज़र आ रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे तो एक इन्वर्स फ्लिक का भी पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ये जो है आपको चार्ट देखने को मिल रहा है, और आप इसको आगे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आने वाले समय में इसके क्या लेवल हो सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले नए टॉपिक में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।